education question paper 2023. So the first question of this session is negative reinforcement refers to option presenting an aversive stimulus, withdrawing an aversive stimulus, administering punishment, giving negative remarks. So the answer of this question is option B, that is withdrawing an aversive stimulus. ओके, आप लोग को पता है रीइंफोर्समेंट जो है ये एक ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर का एक पार्ट है। और वो दो तरह का रीइंफोर्समेंट के बारे में बोले थे और पनिशमेंट के बारे में बोले थे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। ओके, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? विथड्रॉइंग एन एवर्सिव स्टिमुलस। जब हम लोग एक एवर्सिव स्टिमुलस को विथड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, लेकिन जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक एवर्सिव स्टिमुलस उसी को हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एन अप्रोच टू काउंसलिंग in which the therapeutic process is based on the judgment of counselor is called non-directive counseling, directive counseling, vocational counseling, occupational counseling. So the answer of this question is option B, that is directive counseling. आप लोग को पता ही है ये काउंसलिंग जो है तीन तरह का है। एक डायरेक्टिव, दूसरा वाला नॉन डायरेक्टिव और तीसरा जो है वो उसको एक्लेक्टिक काउंसलिंग बोला जाता है। ओके, और जब हम लोग डायरेक्टिव का बात करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं काउंसलर सेंट्रेड काउंसलिंग और काउंसलर सेंट्रेड अप्रोच, क्योंकि यहाँ जो काउंसलर होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, डायग्नाइज करता है प्रॉब्लम को और उसका जो सॉल्यूशन है उसको वो प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कि कार्ल रोगर उसका जो फादर माना जाते हैं, तो ये जो है एक क्लाइंट सेंट्रेड अप्रोच माना जाता है। और यहाँ जो क्लाइंट और जो काउंसिली का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो खुद का जो फीलिंग है उसको एक्सप्लोर करता है और उसका खुद का वे से एक सॉल्यूशन से निकल आता है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग का बात करें तो ये एक डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का एक कॉम्बाइनेशन, एक तरह का एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। हो गया, और ये दोनों अप्रोच से ये बना हुआ है। अगर फोकस पॉइंट को अगर हम देखिए, डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो फोकस पॉइंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ क्लियर गाइडेंस फ्रॉम द काउंसलर, कि यहाँ काउंसलर जो होता है वो गाइड करता है क्लियरली कि कैसे एक प्रॉब्लम जो है उसी को सॉल्व किया जा सके। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग्स में क्या किया जाता है कि जो काउंसिली जो है उसका सेल्फ अवेयरनेस और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण कि वो खुद का डिसीजन ले सके। और एक्लेक्टिक का बात करें तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट का जो नीड है उसी के ऊपर। हो गया कि जो सिचुएशन है उसी के ऊपर। ओके, उसी के जो सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग पहले यूज करेंगे, कौन सा बाद में यूज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो एक्लेक्टिक में दोनों अप्रोच को यूज किया जाता है। काउंसलर का रोल का बात करें तो डायरेक्टिव में बहुत ही एक्टिव रहता है और हर तरह का चीज़ जो कि सेशन को डायरेक्ट करना, एनालाइज करना प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, यहाँ काउंसलर ही करता है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात करें तो यहाँ जो फैसिलिटेटर होता है वो एम्पैथी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्टेंस देता है और without any direction or judging to the counseling, here he or she would understand the situation. Okay, कि यहाँ कोई डायरेक्शन जजमेंट दिए बिना फैसिलिटेटर क्या करता है कि जो काउंसलिंग है उस काउंसली जो है उसी को समझने के लिए ट्राई करता है। और एक्लेक्टिक आप लोग को पता ही है कि एक फ्लेक्सिबल है और ये डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन के ऊपर, हो गया, नीड के ऊपर। रोल ऑफ क्लाइंट का देखिए तो डायरेक्टिव में बहुत ही पैसिव रहता है, यहाँ सिर्फ वो काउंसलर जो डायरेक्शन देता है उसी को वो फॉलो करता है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पार्टिसिपेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और वो उसका जो खुद का थॉट है, फीलिंग्स है, हो गया, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए उसको वो एक्सप्लोर करता रहता है। और नेक्स्ट अगर हम देखिए द प्रोसीजर ऑफ आस्किंग क्लाइंट टू एनेक्ट
ए रोल ड्यूरिंग काउंसलिंग इज प्रोपाउंडेड बाय, कि देखिए कि एक प्रोसीजर है जहाँ की क्लाइंट को बोला जाता है टू एक्ट ए रोल ड्यूरिंग द काउंसलिंग, की ड्यूरिंग द प्रोसेस की कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं एक कैरेक्टर, और उसका रोल प्ले करने के लिए हम लोग बोलते हैं, ओके, एक्ट करने एनेक्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये इस तरह का जो काउंसलिंग है, इसी को कौन प्रोपाउंड किए थे, इसको प्रोपाउंड किए थे कार्ल रोगल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ जो काउंसलिंग का जो रोल है वो ज़्यादा रहता है। Which of the following is not a principle of guidance, कि गाइडेंस का इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है। गाइडेंस इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट one's life, टेस्ट कैन हेल्प इन effective understanding of client, guidance counselor has to suggest what to choose, then when the client is confusion, guidance belief in individual differences. So the answer of this question is option C, that is कौन सा, कि गाइडेंस काउंसलर हैज टू सजेस्ट व्हाट टू चूज व्हेन द क्लाइंट इज इन कंफ्यूजन, कि जब एक क्लाइंट कंफ्यूजन हो जाता है, हो गया, उस टाइम उसको कुछ जो सजेशंस प्रोवाइड करना, ये गाइडेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि गाइडेंस जो है ये हमको थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होता है। हाँ, ये थ्रू आउट द चाहिए लाइफ हमको चाहिए होता है। और टेस्ट कैन हेल्प इन इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, और जब हम लोग कोई टेस्ट कर रहे हैं तब क्लाइंट को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उसका जो वीकनेस है उसको हम लोग को पता चलता है, हो गया, नीड है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और गाइडेंस बिलीव इन इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ, कि गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बिलीव करता है, इसलिए अलग अलग जो गाइड अलग अलग इंडिविजुअल को अलग तरह से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। Which of the following is not a principle of development? Development is continuous, directional, irreversible, universal. So the answer of this question is option C, that is irreversible. Okay. हम लोग देखो कि डेवलपमेंट का बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार। फ्री नेटल जो कि बार्थ से पहले, हो गया, ये कॉन्सेप्शन टू बार्थ तक ये चलता है। इन्फांसी का बात करें तो ये जन्म से लेकर 2 साल तक चलता है। चाइल्डहुड 3 से लेकर 12 साल तक चलता है। एडोलेसेंस जो है वो 13 से लेकर 19 तक चलता है। एडल्टहुड 20 से लेकर लास्ट तक चलता है। अगर हम लोग प्रिंसिपल का बात करें, जो फास्ट प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो कोई एक स्टेज में होता है, दूसरा स्टेज में बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ, हो गया, फ्रॉम फ्री नेटल टू डेथ, ये क्या है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसीलिए इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन, हो गया, इस तरह से इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, देखिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म्स नहीं होता है, इन द सेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और इन द सेंस इंट्रा इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल्स के अंदर जो रेट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो थ्रू आउट द लाइफ सेम नहीं रहता है। अगर हम देखिए, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब छोटा बच्चा होते हैं, तब क्या होता है कि स्पीडली हमारा ग्रोथ हो जाता है। फिर 2-3 साल के बाद थोड़ा सा धीमा होता है, उसके बाद फिर ग्रोथ होता है। तो ये जो रेट है ये यूनिफॉर्म्स नहीं रहता, हो गया, कि वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग उसका पेस रहता है। ठीक ऐसे अगर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखिए तो ये वेरी करता है। एक इंडिविजुअल अगर फास्ट 2 ईयर में बहुत स्पीडली ग्रो कर रहा है, तो दूसरा कोई इंडिविजुअल हो सकता है कि फास्ट 3 ईयर तक वो ग्रो करे, हो गया। इस तरह का जो अन यूनिफॉर्मिटी है वो दिखने के लिए मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ओके, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ओके, वेरी तो करता है लेकिन एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, ओके। जैसे कि हम लोग वो बोलते हैं कि एक बच्चा चलने से और खड़े रहने से पहले वो क्रलिंग करता है, मतलब वो जो फ्लोर है उसी में ऐसे हाथ और पैर में ऐसे जाने के लिए ट्राई करता है, उससे पहले बैठता है, उससे पहले हिलता है, हो गया। ऐसा कहाँ भी आप नहीं दिखे होंगे कि एक बच्चा जन्म हुआ और कुछ दिन के बाद डायरेक्ट उसका
चलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो क्रलिंग करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसका बॉडी को हिला, ऐसा नहीं होता है कि जो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि बच्चा पहले उसका बॉडी को हिलाएगा, ओके, हिलाने के बाद उसका हाथ और पैर को हिलाएगा, उसके बाद वो खुद को मूव करेगा, मतलब लेटा हुआ जो हम लोग फेस वो नीचे की तरफ करेगा, ओके, ऐसे उल्टा पुल्टा वो करेगा खुद का बॉडी को, उसके बाद वो उल्टा होकर ऐसे क्रॉलिंग करने के लिए ट्राई करेगा, ओके, उसके बाद बैठेगा, ओके, बैठने के बाद वो खड़ा क्रॉलिंग करेगा, खड़ा रहेगा, ओके, ये एक पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है ये हर एक इंडिविजुअल्स में देखने के लिए मिलता है। हाँ, इसी में डिफरेंशिएट हो सकता है कि कोई थोड़ा पहले का चल रहा है, दूसरा वाला बंदा थोड़ा लेट चलता है, ओके, ये डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये पैटर्न जो है वो पैटर्न्स में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, कि देखिए कि ये डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या है कि आप देखे होंगे एक बच्चा कि पहले हाथ हिलाता है या पहले उसका फिंगर हिलाता है या उसका बॉडी भी हिलाता है, पहले उसका बॉडी वो हिलाएगा, हो गया, क्योंकि बॉडी एक जनरल पार्ट है। उसके बाद उसका जो स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे कि उसका हाथ पैर उसी को हिलाएगा, हाथ और पैर करने के बाद उसका जो हाथ है वो नी से बेंड करेगा, एल्बो से बेंड करेगा, एल्बो बेंड करने के बाद उसके बाद जो हाथ का जो मुट्ठी है उसी को इधर इधर करेगा, ओके, और लास्ट में क्या करता है बच्चा, उसका जो फिंगर है उसी को मूव करता है। तो इसी से हमको क्या पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो जनरल पार्ट्स टू स्पेसिफिक पार्ट को क्या करता है कि प्रोसीड होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि देखिए कि अगर डेवलप कोई एक बच्चा का ग्रोथ सिर्फ हो जा रहा है तो उसी को हम लोग डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। कि कोई एक बच्चा है जिसी का कि एज तो हो गया है लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट लेकिन बहुत स्पीडली, डेवलपमेंट मीन्स उसका जो फंक्शनलिटी है वो स्पीडली हो गया है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ये इंटीग्रेशंस है, ये सारे के सारे चीज हो गया, जो हमारा ग्रोथ हो गया, मेचुरेशन हो गया, हेरिडिटी, ये सबका एक तरह का क्या कि एक इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेटिव चीज है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस, ओके, कि डेवलपमेंट जो है इसी का हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, हो गया, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, जैसे कि मैं थोड़े ऐसे पहले बोल रहा था कि जो बच्चा चलेगा, चलने से पहले वाला जो चीज है उसके साथ भी वो रिलेटेड रहता है और बाद वाला चीज के साथ भी रिलेटेड रहता है, क्योंकि हर एक चीज डेवलपमेंट क्या रहता है कि इंटर रिलेटेड होता है, ओके, उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल डेवलपमेंट के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके, हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो क्या रहता है कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, हाँ, डेवलपमेंट को हम लोग प्रेडिक्टेबल बोलते हैं। क्यों प्रेडिक्टेबल बोलते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट का जो एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट है, ओके, जो पैटर्न है, उसी को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चा नेक्स्ट फर्दर उसका क्या किस तरह का डेवलपमेंट होगा, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ओके, कि दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एक है सेफालोक्यूडल डेवलपमेंट, जहाँ की बच्चा पहले हेड टू फुट की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है, पहले मुंडी जो बच्चा जब जन्म होता है तब उसका जो हेड है पहले उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद धीरे 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 पैर की तरफ उसका डेवलपमेंट होते जाता है। ठीक ऐसे दूसरा वाला जो पैटर्न है और प्रिंसिपल है वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, बच्चा का जो सेंटर हो गया, हमारा जो नाभि जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और आउटर पार्ट से हमारा फिंगर की तरफ क्या होता है कि वो चलता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर, कि देखिए डेवलपमेंट जो हो है वो स्पाइरल होता है, कि वो कंस्टेंटली लीनियर वे में डेवलप नहीं होता है, कोई भी बच्चा जो स्पाइरल होता है अभी एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हो गया, और घूम घाम कर क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट एंड बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। डेवलपमेंट जो है इसी को वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, और एक तरह का दोनों का इन्फ्लुएंस का एक कन्फ्लुएंस का ही प्रोडक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अगर हम देखिए which theory of Habermas is used to explore knowledge and its impact on student engagement,
critical theory, social theory, knowledge constitutive interest theory, theory of communication action. So the answer of this question is option D, that is theory of communication action. कि हैबरमास के बारे में पता ही है आप, जो कि एक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दिए थे, और कम्युनिकेशन को लेकर वो बहुत सारी चीज़ बोले थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोटो ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ओके, इसका मोटो क्या है? एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, एजुकेशन फॉर ऑल लो इनकम ग्रुप, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर सीडब्ल्यूएसएन। ओके, तो आंसर इसका क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, और इसका ये टैग लाइन भी है। सर्व शिक्षा अभियान का बात करें तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसी को अचीव करने के लिए 2001 में क्या किया था कि लॉन्च किया गया था, और इसी को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम जो है जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ओके, वहाँ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नाम का एक जो एस्पेक्ट है जो कि हमारा 21A आर्टिकल में इंसर्ट किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट, उसी के तहत ओके ये जो सर्व शिक्षा अभियान है उसी को लॉन्च किया गया था। ओके, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। की देखिए कि इंडिया इस तरह का कंट्री है जहाँ की यूनिवर्सल एक्सेस एजुकेशन का नहीं मिलता है। ओके, आप देखिए होंगे कि बहुत सारे रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे, इंटीरियर एरिया में, आज तक वहाँ कोई स्कूल नहीं है। ओके, बच्चे दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। ओके, आज भी तो ये तो 20-25 साल के पहले की बात है। ओके, उस टाइम जो एक्सेसिबिलिटी और एकदम बहुत ही खराब था, और एक तरह का यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन को 6 to 14 ईयर चाइल्ड के लिए वो क्या किया गया था कि SSA को बिल्ड किया गया था और SSA प्रोग्राम को लिया गया था। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखिए कि उस टाइम कुछ स्कूल था, एक तो स्कूल कम था, जहाँ स्कूल उससे पहले DPEP स्टार्ट हुआ था। ओके, तो DPEP कुछ काम किया था लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं किया था। लेकिन जो नया स्कूल है वो बहुत जगह में खुल गया था, लेकिन खुलने के बाद भी स्कूल तो था लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं था, ना बिल्डिंग, ना क्लासरूम, ना टॉयलेट। आज तक भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है। ओके, तो देखिए कि ये जो SSA है इसी के थ्रू बिल्डिंग प्रोवाइड करना, जो स्कूल को क्लासरूम प्रोवाइड करना, टॉयलेट प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हम लोग बात करते हैं सिर्फ, लेकिन अब जाइए देखिए कि जो स्कूल है वहाँ ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी कुछ नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी का नाम क्या है कि वो ट्यूबवेल है। ओके, वो जो डीप वेल है ना, ओके, तो वो डीप वेल से ही बच्चे क्या करते हैं कि पानी पीते हैं। तो वो भी पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो वो जो वेल है, हो गया कुआं है, वो हो गया वहां से ही बच्चे पी रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो डीप वेल है वो चला गया है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि एजुकेशन जो है उसका जो क्वालिटी है इंडिया में बहुत ही गंदा था। ओके, अभी लेकिन धीरे 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 उसका एनहांसमेंट हो रहा है, और SSA जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी इंप्रूवमेंट था। नेक्स्ट, ब्रिजिंग द जेंडर एंड सोशल गैप। देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा जेंडर गैप दिखने के लिए मिलेगा, और सोशल गैप तो आज भी एग्जिस्ट है। जेंडर गैप हालांकि थोड़ा सा अभी आप दिखेंगे तो वो बैलेंस हुआ है, लेकिन सोशल गैप का बात करें तो ये आज भी बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये जो जेंडर गैप है मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज़ के अंदर, और सोशल गैप SC ST माइनॉरिटीज, ओके, इसी के अंदर जो CWSN, इसके अंदर जो है इसी को एक तरह से ब्रिज करने के लिए ही SSS लाया गया था। नेक्स्ट, डिजिटल इंक्लूजन। कि आप लोग को पता ही है 21st सेंचुरी में किस तरह का टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ रहा है, और सडनली किस तरह का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। आप देखे होंगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो लैंडस्केप है उसी को वो एकदम एक ड्रास्टिक वे में चेंज किया है। हो गया, इससे पहले भी ये हो चुका है अलग अलग तरह का इनोवेशंस लाकर। तो सर्व शिक्षा अभियान फोकस किया था कि किस तरह से ये डिजिटलाइजेशन को हम लोग कंप्यूटराइजेशन को हम लोग स्कूल में क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। हालांकि ये उसका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन मेरे को नहीं लगता ग्राउंड लेवल पर ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सका है।
नेक्स्ट रिटेंशन एंड एनरोलमेंट। हो गया। रिटेंशन देखिए कि पहले जो है वो रिटेंशन और एनरोलमेंट का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा है था। लेकिन उसी को कम करने के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान से लिया गया था। फोकस ऑन आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट की। देखिए बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट उस टाइम जब रिटेंशन और ड्रॉप आउट हो रहा था तो बच्चे तो आउट ऑफ चिल्ड्रन ही हो रहे थे ना। और उसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल के बाहर थे। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना एक तरह का सर्व शिक्षा अभियान का एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इसका की फीचर को अगर हम देखिए, लीगल बेकिंग ऑफ बाय आरटी। हो गया। 2009 में फिर क्या किया गया कि आरटीई एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। और जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उसी को क्या कर रहा था, बैक कर रहा था। नेक्स्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जो बीईसी है, एसएमसी है, ये दोनों विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये दोनों बना दिया गया था। जिसके कारण कि ये अभी भी ग्राउंड लेवल पर है। और जिसके कारण कि जो कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है स्कूल में वो एकदम बढ़ गया है। नेक्स्ट गर्ल्स एजुकेशन फोकस की जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके कारण कि जो गर्ल्स एनरोलमेंट रेट है वो रूरल एरिया में बढ़ा है। क्योंकि यहाँ क्या किया जा रहा है कि जो गर्ल्स है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। और हॉस्टल फस्टल का सब कुछ हर तरह का चीज़ यहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन की डिफरेंटली है बोला, आप लोग को पता ही है कि पहले क्या हुआ करता था कि हर जगह में आपको सीढ़ी दिखने के लिए मिलेगा, स्टेप देखने के लिए मिलता था। लेकिन अभी आप लोग मार्क कर पाएंगे कि हर जगह में अब सीढ़ी की जगह में वही रैंप बना दिया गया है। क्योंकि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो है उनके लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये स्टेप लिया गया था। और ये भी एक एसएसए का एक ऑब्जेक्टिव था और एक फीचर था। बड़े भारत इनिशिएटिव जो है वो भी लिया गया है ताकि जो रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स स्किल हो गया वो इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम लोग अचीवमेंट का बात करें तो क्या हुआ कि 92 एनरोलमेंट रेट से 1998-99 में 92% था, जो कि 15-16 में क्या हो गया था, 99% तक चला आया था। क्या मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि लास्ट 15 ईयर में, मतलब 2001 टू लेकर 2015 के अंदर एक तरह से आपको 7% का जो इंक्रीजमेंट है एनरोलमेंट रेट में वो देखने के लिए मिलेगा। जो ड्रॉप आउट रेट है वो 40% था 1998-99 में। लेकिन 2015-16 में ये घटकर 4% हो गया था। देखिए किस तरह का कितना बड़ा अचीवमेंट है, 40% से 4% हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है, लगभग 36% क्या हो गया कि हम लोग अचीव कर पाए कि उसको एनरोल करने के लिए। नेक्स्ट जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जो कि मेल फीमेल्स गर्ल्स बॉयज जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में दिखने के लिए मिलता था, उसी में भी बहुत बढ़ोतरी देखने के लिए मिला। मतलब यहाँ जो गैप था वो एकदम क्या हो गया था, एड्रेस हो पाया था। नेक्स्ट अबाउट 2 लाख न्यू स्कूल ओपन विद इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट। हो गया कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्कूल क्या किया गया है, ये नया करके खोला गया था। और जहाँ की क्लासरूम्स टॉयलेट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया गया था। और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, SC ST माइनॉरिटीज डिफरेंटली एबल चाइल्ड, उनके लिए भी क्या किया गया है, बहुत सारे स्टेप लिया गया है एसएसए के अंडर। नेक्स्ट एसएसए को क्या कर दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान में इसी को कन्वर्ट कर दिया गया और इंटीग्रेट कर दिया गया। 2018 में क्या हुआ कि एसएसएस जो है वो मर्ज हो गया रामसा के साथ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ। हो गया। और फिर ये क्या हो गया कि जो समग्र शिक्षा अभियान है वो RMSA जो है, रामसा जो है, वो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर फिर क्या होया हो गया कि चला आया। हो गया। ऐसे कि एसएसए का जो मर्जेशन है वो पहले 18 में हो गया रामसा के बाद समग्र शिक्षा अभियान जो कि आज का डेट में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखिए, which method of collaborative learning is the main purpose to develop listening skill in the student? Fish walls strategy, problem solving strategy, circle of voices, jigsaw strategy। देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड है जो जिसका पर्पस है कि एक लर्निंग स्किल जो है स्टूडेंट के अंदर उसी को डेवलप करना। तो
आंसर जो है क्या है, वो फिश वॉल स्ट्रैटेजी। फिश वॉल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि एक तरह का स्ट्रैटेजी है, दो जहाँ की दो लेयर देखने के लिए मिलता है, एक इनर सर्कल, दूसरा वाला है आउटर सर्कल। इनर सर्कल में जो लोग रहते हैं वो लोग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, उनकी डिस्कशन करते हैं, और जो आउटर लेयर में जो लोग रहते हैं वो लोग सुनते हैं, और सुनने के बाद वो लोग डिस्कशन में ज्वाइन करते हैं। तो एक तरह से ये जो फिश बॉल्स जो स्ट्रैटेजी है, ये क्या करता है कि जो लिसनिंग स्किल है ये को एनहांस करता है। कि देखिए ये दो दो आपको सर्कल देखने के लिए मिलेगा, एक इनर और दूसरा वाला आउटर। इनर सर्कल में जो कुछ लोग बचे हैं, बैठे हैं, हो गया, उनमें से एक मॉडरेटर है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो डिस्कशन है, उनको वो उनका जो लार्जर ग्रुप है, जो कि उनका आउटर सर्कल में बैठे हैं, वो लोग सुन रहे हैं, और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, जन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, हर एक फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है, साइकिल सर्कल ऑफ वॉइसेस। सर्कल ऑफ वॉइसेस मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि जहाँ की बच्चे कि लोग एक ही सर्कल में लोग बैठते हैं और वहाँ उनका डिस्कशन होता है। ओके, नेक्स्ट, जिक्सा स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इरिक। इरिक इज ए यूनिट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, NIRF, NIFA, NCT, NCRT, हो गया। जो इरिक है, ये NCRT का क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हो गया। इरिक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप जो सोच रहे होंगे कि वो डाटाबेस वाला इरिक, ये डाटाबेस वाला इरिक नहीं है। ये इरिक का मतलब ये इसका फुल फॉर्म एजुकेशनल, आई थिंक, रिसोर्स या रिसर्च, अभी तो मेरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इरिक जो है वो NCRT का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इरिक जो है वो डाटाबेस नहीं है, ये एक तरह का कमिटी है, हो गया, जिस कमिटी के NCRT के अंडर आता है। ओके, हाँ, यहाँ लिखा गया है एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी की। ये इरिक का मतलब यहाँ क्या है कि एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी, हो गया, जो कि NCRT का एक पार्ट है। Which of the following is the purpose of arranging seminar for teacher for change of environment, in service teacher evaluation, pre-service teachers professional development, in service teacher professional development? So the answer of this question is option D, that is in service teacher professional development. ओके, कि ये जो सेमिनार अरेंज किया जा रहा है टीचर लोग के लिए, इसका जो मेन पर्पस वो क्या है कि जो इन सर्विस टीचर हैं उनका कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकेगा, वो इसका मेन मोटो है। द प्रोफेशनल टीचर constantly uphold the honor of his and his or her profession in all his action, values, status, authority, dignity. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज डिग्निटी। कि अगर एक प्रोफेशनल टीचर को देखिए, वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, अपहोल्ड करता है ऑनर को और उसका डिग्निटी को, ओके, उसका प्रोफेशन में। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of professionalism? Morality, kindness, popularity, competency. So the answer of this question is option C, that is popularity. ओके, पॉपुलरिटी जो है ये एक प्रोफेशनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन मोरालिटी, काइंडनेस, कॉम्पिटेंसी, ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशनलिज्म का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। कि फॉर द सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर एजुकेशन में इनमें से कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए। टू नो अबाउट डिमांड सप्लाई ऑफ द टीचर, अपडेटिंग करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेस, monitoring teacher education program periodically, conducting continuous professional development program. So the answer of this question is option B, that is 2, 3, 4. It means अगर हम लोग को सिस्टमेटिकली टीचर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो हमको करिकुलम्स, जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है उसी को अपडेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको पीरियडिकली क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसी को भी हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, all stand-alone teacher education institutions will be required to convert into multidisciplinary institutions by 2030 to become eligible to offer the B.Ed 1-year program, B.Ed 2-year program, B.Ed M.Ed 3-year integrated program, or ITEF integrated teacher education program. So the answer of this question is option D, that is ITEF integrated teacher education program। की देखिए कि वो सारे के सारे स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन जो है
कि विल बी रिक्वायर टू कन्वर्ट, कि उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में 2030 तक कन्वर्ट किया जाएगा, और वो लोग आईटेफ जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो प्रोवाइड करेंगे। और ये एनसीटी को बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन है टीचर का क्वालिफिकेशन वो आईटेफ ही रहेगा, ना 2 ईयर बीएड रहेगा। Next, to make teacher accountable, they should be given opportunities for the professional growth, training in teaching and examining, freedom in the selection of content and teaching method, transfer to place where they want to serve. So the answer of this question is option C, that is freedoms in the selection of content and teaching method. Okay, एक टीचर को अकाउंटेबल्स बनाने के लिए हो गया क्या क्या करना पड़ेगा, फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड टीचिंग मेथड, कि सिलेक्शंस फ्रीडम्स प्रोवाइड करना सिलेक्शंस ऑफ कंटेंट में और टीचिंग मेथड में। नेक्स्ट जो है वो है व्हिच आर द नीड फॉर डायग्नोसिस ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। हो गया कि डायग्नोसिस जो करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान तो उसका नीड क्या है, हेल्प डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेस, accommodate different type of learner, introduce new material, set general objectives. So the answer of this question is option B, that is 1/3 4 जो है help to determine the objective of stress, ये भी होगा। दूसरा वाला है न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना, और जो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है उसी को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि करिकुलम्स का डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल, सोशल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, what are these in reference to curriculum development? Principle of designing, component of evaluation, type of institutional technique, instructional technique, dimension of content. So the answer of this question is option D, that is dimension of content. ये जो है इंटेलेक्चुअल, सोशल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल है, ये चार डायमेंशन है जो हमारा कंटेंट करिकुलम का कंटेंट है उसका 4 डायमेंशन है, और वो डायमेंशन के ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं कंटेंट रेडी करते हैं। The Taylor's model of curriculum development does not include determination of objectives, identification of educational experiences, determination of social context, organize the educational experience. So the answer of this question is so देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है उसको वो जीसेट जो है वो कुछ भी नहीं माना हुआ है। नेक्स्ट, match the pair of component of curriculum and their meaning, continuity, balance, articulations, integration, avoid gap and overlap, maintaining proportions of every learner area, getting a holistic view of reality and life, constant repetition of a review of learner. So the answer of this question is option B, that is 1, that is continuity is related to constant repetitions and review of learning. Balance is related to maintaining proportions of every learning area. Next, next articulation is related to avoiding gap and overlap. Integration, getting a holistic view of reality and life. Next, the step for a competency-based model are agreement on competencies, gap analysis of curricula, evaluation of competencies, experimentation of competencies. So the answer of this question is 1 to 3. It means agreement on competencies, gap analysis of curriculum, or evaluation of competencies. Which one is not among the silent principle of curriculum construction? Principle of totality of experience, principle of utility, principle of simplicity, principle of inclusion of all life activities. So the answer of this question is principle of simplicity. अगर हम लोग करिकुलम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल को देखिए जो फास्ट आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। ये आज का डेट में जितना भी करिकुलम्स बनाया जा रहा है उसका जो फास्ट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि जो चाइल्ड है उसी का नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज के आधार पर हमको क्या करना चाहिए, करिकुलम्स को रेडी करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि देखिए जो लर्नर है एक क्लासरूम में वो अलग अलग तरह का लर्नर रहते हैं, और करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो अलाउ कर सके, ओके, एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट लर्नर एंड कॉन्टेक्स्ट, की अलग अलग लर्नर को एकोमोडेट कर सके, और उसके साथ साथ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को भी क्या कर सके कि एकोमोडेट कर सके। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी,
कि ये क्या करता है कि इंश्योर करता है एक तरह का लॉजिकल प्रोग्रेशन को लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, करना चाहिए इक्विलिब्रियम एमंग डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज, हो गया ना कि कोई इन किसी में ज़्यादा हमको स्ट्रेस आ रहा है, ज़्यादा कंटेंट हम लोग इन्वॉल्व, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरह का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ जो करिकुलम्स हम लोग बना रहे हैं तो उसी में एक तरह का इंटीग्रेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का और जो मीनिंगफुल डिसिप्लिन जो है उसी का। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, वो सबके ऊपर एम्फसाइज करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, जो अलग अलग मेथड है जो, ओके, इंक्लूड वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड, टीचिंग अलग अलग टीचिंग मेथड जो है वो सबको क्या करना चाहिए कि एकोमोडेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलीवेंस, तो सोशल रिलीवेंस जो है उसी के साथ अलाइन होना चाहिए करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है, जो कॉग्निटिव एकेटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, वो सारे के सारे फील्ड को क्या करना चाहिए कि एकोमोडेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, और जो इंश्योर करना चाहिए कि रेगुलर क्लासरूम में उसका इवैल्यूएशन हो सके और कंटिन्यूसली उसका इम्प्रूवमेंट हो सके। आज गिवन इन NEP 2020 इज invest in curriculum for school education, deep sense of respect towards fundamental duties of constitutional values, conscious awareness of one's own role in school, deep sense of respect towards fundamental right and responsibility, active awareness of one's role in society. So the answer of this question is option A, that is deep sense of respect toward fundamental duties and कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की। देखिए कि अगर हम लोग NEP 2020 को देखिए तो ये क्या क्या है कि एक तरह का डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट की जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसी के ऊपर क्या क्या है कि ज़्यादातर फोकस किया है जो कि हमको वो हमारा जो करिकुलम स्कूल करिकुलम है वो उसी में देखने के लिए मिलेगा। Next, in the following statement, which one is not correct? Curriculum change is a change in institution. Curriculum's improvement is a change in certain aspect of curriculum. Curriculum improvement is an extension of existing curriculum. Curriculum change is change the curriculum scheme. So the answer of this question is option D. That is curriculum change is change in the curriculum scheme. Next, according to DES, curriculum construction should confront to the principle of utility, creativity, and inherent interest of the children. Realisms, naturalisms, pragmatisms, idealisms. So the answer of this question is pragmatism. Next, triangulations is a method used in only quantitative, and very exceptional research. So the answer of this question is very exceptional research. ये triangulation जो है बहुत कम रिसर्च में इसको यूज किया जाता है।